डॉक्टर अखिलेश शुक्ला जी प्रेजेंट समय में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा में संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। मैं डॉक्टर अखिलेश शुक्ला जी का स्वागत करता हूं। और डॉक्टर अखिलेश जी के बारे में कुछ जानकारी जो हमारे पास है वो आपके सबके साथ साझा करने के लिए मैं आपको बताऊं। डॉक्टर साहब का ग्रेजुएशन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज कर्नाटका से एसडीएम कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा हासन से हुआ 2002 से 2008 में। डॉक्टर साहब का पोस्ट ग्रेजुएशन संहिता से BRKR गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हैदराबाद से डॉक्टर साहब ने 2008 से 2011 में कंप्लीट किया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने PhD संहिता में गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर से कंप्लीट किया। इसके साथ साथ में MA संस्कृत बिलासपुर यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ से भी डॉक्टर साहब ने किया है। इन शैक्षणिक क्वालिफिकेशंस के अलावा डॉक्टर साहब ने बहुत सारे पब्लिकेशंस, रिसर्च आर्टिकल्स और बुक्स का भी प्रकाशन किया है। आज हमारे बीच में डॉक्टर अखिलेश शुक्ला अपने टॉपिक अधारणीय वेग के बारे में हम सबसे जानकारी शेयर करेंगे। तो मैं डॉक्टर अखिलेश शुक्ला जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपना टॉपिक लेकर हमारे बीच में प्रस्तुत करें। डॉक्टर अखिलेश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। धन्यवाद सर। विकास जी क्या स्लाइड आप सब देख रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, अभी शेयर हुआ था स्क्रीन आपका। थोड़ा एक दो स्लाइड्स रन करके दिखाना डॉक्टर साहब। जी देख पा रहे हैं? हाँ, आ गया, हो गया डॉक्टर साहब, शेयर हो गया। जी वॉइस क्लियर है सभी के लिए? जी डॉक्टर साहब, क्लियर है बिल्कुल। जी जी तो प्रारंभ कर सकते हैं? जी डॉक्टर साहब। जी। ओम श्री धन्वंतरे नमः। यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येन इदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। आज इस व्याख्यानमाला में उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों का और सभी आयुर्वेद के जिज्ञासु जनों को मेरा सादर प्रणाम। तो आज के इस व्याख्यानमाला में अधारणीय वेग, इस संबंध में हम आपस में कुछ डिस्कस करेंगे। तो अधारणीय वेग के बारे में हम जब देखते हैं तो इसका समावेश हमारे सभी मुख्य ग्रंथों में किया गया है। जैसे अष्टांग संग्रह में इसका उल्लेख है, अष्टांग हृदय में, चरक सूत्र स्थान में, सुश्रुत उत्तर तंत्र में आता है जहाँ पर उदावर्त का वर्णन किया गया है, भेल संहिता में और भाव प्रकाश मध्यम खंड में, माधव निदान में जहाँ पर उदावर्त के निदान के बारे में वर्णन आया है। यहाँ पर भी अधारणीय वेग के संबंध में विषय की व्याख्या की गई है। तो हम देखते हैं कि आयुर्वेद के सभी ग्रंथों में इसके लिए पर्याप्त स्थान दिया गया है। और यदि हम अधारणीय वेगों के संबंध में देखें जो शास्त्र में उल्लेख किया गया है, जैसे कि वाग्भट्टाचार्य ने कहा है, वेगान धारयत वात मूत्र क्षुधाम निद्रा काशा श्रमश्वासा जृंभा शुचर धीरेत साम। तो अगर आप इन सभी अधारणीय वेगों को देखें तो इन्हें आप मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं। तो इसमें से कुछ वेग ऐसे हैं जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, जैसे कि तृष्णा का वेग है। जब हमें जल की कमी होती है, हमारे शरीर में जल की आवश्यकता होती है, तो तृष्णा वेग उत्पन्न होता है। जैसे कि क्षुधा है, जब शरीर में एनर्जी कम हो जाता है तो क्षुधा के रूप में वेग उत्पन्न होता है, जो कि शरीर की एनर्जी डिमांड है उसको फुलफिल करता है।
और तीसरा एक कैटेगरी है जहां पर आप देखेंगे कि शरीर में जब भी किसी प्रकार की कोई बाधा है तो उसको रिलीज करने के लिए, या शरीर में जो भी अनवांटेड चीज है उसको हटाने के लिए, जैसे कि देखिए मूत्र और पुरीष, शरीर में इसको इसकी आवश्यकता नहीं है तो शरीर में वेग उत्पन्न होता है ताकि इसे बाहर निकाला जा सके। और इसी तरह से यदि शरीर में किसी प्रकार की बाधा है, जैसे हमारा एयर पाथवे है, अगर वहां पर किसी प्रकार की रुकावट है तो क्षवथु के रूप में या कास के रूप में वेग उत्पन्न होते हैं। सो वी विल सी दैट there are three major categories. One thing is for fulfilling the bodily needs, हमारे शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए। दूसरा एक कैटेगरी हुआ जहां पर शरीर में जो भी अनवांटेड है, द बॉडी वांट्स टू गेट रीड ऑफ दैट, तो उसको रिलीज करने के लिए। और तीसरा एक कैटेगरी है, ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह है कि समथिंग इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द एयर पाथवे or something is obstructing somewhere, any foreign body or any secretion, the body want to clear it, clear the air passage, तो वो क्षवथु के रूप में, कास के रूप में इस तरह से वेग उत्पन्न होते हैं। तो क्या होता है कि जब हम वेगों का धारण करते हैं, जब हम वेगों का धारण करते हैं तो हम अपने शरीर की इन तीनों चीजों को हम वायलेट करते हैं, यानी कि हम कहीं ना कहीं जो बॉडी प्रोटेक्ट करना चाहता है उसे नहीं करने देते हैं, और बॉडी वांट्स टू गेट रीड ऑफ समथिंग, हम उसे नहीं करने देते हैं, और या कि समथिंग बॉडी रिक्वायर्स इन द वाटर, इन द फॉर्म ऑफ फूड, हम उसको भी पूर्ण नहीं होने देते हैं। तो इस तरह से हम बॉडी का जो साम्य अवस्था है उस स्थिति को, हम शरीर को उससे दूर ले जाते हैं। तो इसलिए आधारणीय वेग का इतना महत्व हमारे शास्त्रों में दिया गया है। इसमें देखिए एक और विषय मैं कहूंगा कि ये जो आधारणीय वेग हम कहते हैं, जैसे मूत्र का, पुरीष का, ये जो वेग है, अगर हम सब ध्यान करें तो बाल्यावस्था में या जब शिशु होता है तो उसको माता पिता उसको ट्रेन करते हैं, पहले ट्रेनिंग इज गिवन, तो पहले ट्रेनिंग दी जाती है ताकि हम ये जो मूत्र पुरीष इन सब का वेग है इसका निर्हरण करने का एक पूरा प्रोसेस उसे समझाया जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको जो वेग आते हैं वह तुरंत उसका निष्कासन कर देता है। जैसे बच्चे को मूत्र वेग आया तो वो तुरंत वहां पर वो निष्कासित करेगा, पुरीष वेग आया तो तुरंत उसको निष्कासित करेगा। उसको धीरे धीरे बताया जाता है कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, और there are particular places and the particular time when you have to release these urges। लेकिन होता क्या है कि जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि हम इसको विथहोल्ड कर सकते हैं, और बहुत बार ये होता है कि हम अन्य कार्यों को ज़्यादा महत्व देते हैं, और जो हमारी तृष्णा वेग है, क्षुधा वेग है, या हमारा मूत्र पुरीष इन सब के निष्कासन का वेग है, इसको हम बलपूर्वक धारण करने लगते हैं, और इस तरह से जो है हम बहुत सारे व्याधियों को आमंत्रित करते हैं। तो वाग्भट्टाचार्य जी ने कहा है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि वेगा न धारयित वात विड़मूत्र क्षोत्र क्षुधाम निद्रा काश श्रम श्वास जृंभा अश्रुच्छर्दि रेतसाम। महर्षि चरक ने भी उल्लेख किया है कि न वेगान धारयेत धीमान चातान मूत्र पुरीषयोः न रेतसो न मातस्य न शर्धा क्षौथोर न च न उद्गारस्य न जम्भाया न वेगांक्षुत पिपासयोः न वाष्पस्य न निद्राया न श्वासस्य श्रमेण च। तो अगर इन सभी लिस्ट को आप देखेंगे जो चरक सुश्रुत और अष्टांग संकर अष्टांग हृदय में बताई गई है, तो कास वेग का उल्लेख महर्षि चरक नहीं करते हैं, और उद्गार वेग का उल्लेख जो वाग्भट्टाचार्य है उन्होंने जब उन्होंने लिस्ट दिया है तो वहां पर उद्गार वेग का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन जब अध्याय में आप जाएंगे तो अध्याय में वो उद्गार वेग का भी उल्लेख वहां पर करते हैं। तो इस तरह से मुख्य रूप से ये 14 या 14 वेग हैं जिसका उल्लेख हमारे शास्त्र में किया जाता है। वेग और भी बहुत प्रकार के हैं, केवल यही नहीं है, और भी बहुत सारे वेग हो सकते हैं, पर हमारे शरीर में जो व्याधि की उत्पत्ति है इसके आधार पर हम देखेंगे तो ये 14 वेग ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इनको प्राथमिकता देते हुए इसका वर्णन शास्त्र में किया गया है।
और इसका महत्व इतना अधिक है, वेगों का धारण और उदीर्ण, इसका महत्व इतना अधिक बताया गया है। वाग्भटाचार्य कहते हैं कि जीर्णे हितम हितम च अद्यान न वेगानि रेत बलात् न वेगितो अन्य कार्य स्यात् न जित्वा साध्यम आमयम। तो जैसे व्याधि उत्पन्न हो जाए, और व्याधि उत्पन्न होने में सबसे पहली प्राथमिकता उस व्याधि की चिकित्सा को देनी चाहिए, इतना ही महत्व हमको देना चाहिए जब वेग उत्पन्न हो जाए। यानी कि जैसे व्याधि उत्पन्न हुई तो उसकी चिकित्सा हमारी प्राथमिकता होती है। तो यानी वेग उत्पन्न हो जाए तो हमारी प्राथमिकता होना चाहिए कि इस वेग का सही प्रकार से हम निर्हरण करें, या उस वेग का जो भी उपचार है वैसा हम करें, ना कि हम उस वेग का धारण करके अन्य कार्यों में संलग्न रहें। और सुश्रुत संहिता में इन वेगों के धारण करने से उदावर्त, ऐसा कहा गया है, वात विणमूत्र जिह्वाश्रु क्षौद्गार वमीन्द्रिय है व्याहन्न माने रुदित है उदावर्तो निरुच्यते श्रुतृष्णा श्वास निद्राणाम उदावर्तो विधारणा। तो इन वेगों के धारण करने से उदावर्त यह व्याधि उत्पन्न होती है। और उदावर्त के विषय में जब हम जाते हैं त्रिमर्मी चिकित्सा अध्याय चरक संहिता में, तो वहां पर कहते हैं कि ततश्च रोगा ज्वर मूत्र कृच्छ्र प्रवाहिका हृदग्रहणी प्रदोषा वमी आंध्य बाधिर्या शिरोभिताप वातोदर अष्टीला मनोविकारा। तो देखिए, ये केवल शारीरिक नहीं, उदावर्त जो है ये मनोविकार के लिए भी कारण है। और अंत में कहते हैं कि अन्य च रोगा भवो अनिलोत्था भवन्ति उदावर्त कृताः सुघोराः। तो उदावर्त ये बहुत सारे और व्याधियों का, अन्य च रोगा बहवो अनिलोत्थाः, बहुत सारे और जो व्याधियां हैं जो वात दोष से उत्पन्न होती हैं, ये ऐसे सुघोर व्याधियां जो हैं ये उदावर्त जनित होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और अगर हम अध्याय के प्लेसमेंट की बात करें तो देखिए, जो अष्टांग हृदय है तो वहां पर पहला अध्याय आयुष्कामी, दूसरा दिनचर्या, तीसरा अध्याय ऋतुचर्या और चौथा है रोगानुत्पादनीय अध्याय। तो दिनचर्या और ऋतुचर्या, इसके पश्चात रोगानुत्पादनीय अध्याय को रखा गया है। और चरक संहिता में देखेंगे तो वहां पर ये स्वस्थ चतुष्क के अंतर्गत आता है। तो वहां पर जो 5वां अध्याय है वह है मात्राशिति, 6वां अध्याय वो तश्वासिति, और 7वां अध्याय वहां पर ये नवेगान धारणी अध्याय, और 8 में जो है इंद्रोक्रमणी। तो एक जो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि जो दिनचर्या ऋतुचर्या इसका जो वर्णन है यह नियत काल विहार का वर्णन है। यानी कि आप दिनचर्या में देखेंगे कि वहां पर प्रारंभ होता है कि ब्राह्मी मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा शरीर चिंता निवृत्त कृत शौच विधिष्ठ था। तो इस प्रकार से एक समयावधि है, वहां पर एक नियत काल में आपको उठना कब है तो उसका एक समय बताया गया है कि इस समय आपको उठना है। इसी प्रकार से बाकी के जो और कार्य होते हैं कि आप पहले शरीर की चिंता करिए, फिर शौच विधि करिए, फिर आप दंत धावन करिए, फिर इस प्रकार से आगे जो है क्रमानुसार एक सीक्वेंस में और एक समयावधि में आपको वहां पर कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से ऋतुचर्या में आ जाइए तो वहां पर भी जो है उत्तरायण दक्षिणायन काल है, और फिर जो है हेमंत और शिशिर ऋतु है जहाँ पर अग्नि सबसे तीव्र होती है, शरीर का बल सबसे अच्छा होता है। तो वहां पर जो है ऋतुचर्या में किस तरह का आहार विहार होना चाहिए, इन सब का वर्णन आता है। तो यहाँ पर जो है नियत काल विहार का वर्णन है। और जब हम रोगानुत्पादनी या नवेगान धारणी में जाते हैं तो वहां पर अनियत काल विहार का वर्णन होता है। तो अनियत काल विहार मतलब इसकी उत्पत्ति कोई एक, जी जी डॉक्टर साहब, शायद आपकी स्लाइड्स ना, या तो आपको अभी वो मूव नहीं कर रही आगे, वो भी अभी आपने शुरू नहीं किया ना, मूव करूंगा मैं। हाँ, क्योंकि अभी वो क्वेरीज आनी शुरू हो गई तो उन्होंने सोचा कि शायद स्लाइड अभी ठीक है। हाँ, अभी डॉक्टर साहब थोड़ी देर में करेंगे, अभी वो पर्पसफुली वो भूमिका अभी कर रहे हैं। हाँ, विषय को बताकर मैं आगे स्लाइड में मूव करूंगा। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर। जी जी। तो मैं कह रहा था कि
जो नवेगाना धारणी अध्याय है, यहाँ पर अनियत काल विहार का वर्णन आया है, यानी कि क्षुधा उत्पन्न होना, क्षवथु आना, कास का वेग होना या अपानवात का, इसका कोई एक नियत समय नहीं होता है, तो ये किसी भी समय उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए नियत काल विहार का वर्णन करने के बाद जो अनियत काल विहार है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। एक और बात आती है कि जब यहाँ पर जैसे वाग्भट्टाचार्य ने नाम दिया है न रोगानुत्पादनीय है, सॉरी रोगान अनुत्पादनीय है, रोग अनुत्पादन, और जब यहाँ पर हम सुश्रुत चरक संहिता में आप जाते हैं तो वहां पर भी वो इस बात का वर्णन करते हैं कि त्यागः प्रज्ञापराधानाम इंद्रियोपशमः स्मृति देश कालात्मज्ञानम सदुद्देश्य अनुवर्तनम, इन सब का बात करते हैं। और वहां पर भी ये कहते हैं कि जो लोग उत्पन्न नहीं हुए हैं उसका और जो उत्पन्न हो गए हैं उसका कैसे हम नाश करें, इससे संबंधित विषय का व्याख्या जो है नवेगाना धारणी में आता है, और वैसा ही वर्णन रोग अनुत्पादनी या रोगानुत्पादनी अध्याय में आता है। तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब यहाँ पर रोग और उसके अनुत्पादन की बात आ रही है तो अष्टांग हृदय जो है इसको हम औषध स्कंद में क्यों नहीं रखते, इसका व्याख्या औषध स्कंद में करना ज्यादा उचित होता। और अगर चरक संहिता में ये बात आई है तो इसको आप कहीं रोग चतुष्क या आगे चिकित्सा स्थान में कहीं इसका वर्णन करते तो ज्यादा अच्छा होता। तो इसके लिए जो है टीकाकार ये कहते हैं कि इस अध्याय में इसका वर्णन नहीं आता कि ये व्याधि है और इस व्याधि की इस प्रकार की संप्राप्ति है और संप्राप्ति विघटन के लिए इस प्रकार की चिकित्सा है, ऐसा वर्णन यहाँ पर नहीं आता। यहाँ पर उसके हेतुओं के बारे में बात हो रही है कि इन हेतुओं के कारण व्याधि उत्पन्न होती है, और यदि इन हेतुओं को हम सेवन ना करें तो व्याधि का उत्पादन नहीं होगा, तो इसलिए रोग और उत्पादनी ऐसा यहाँ पर दिया गया है। तो इसलिए इसे चरक संहिता में जो स्वस्थ चतुष्क है उसके अंतर्गत रखा गया, और जो अष्टांग हृदय है उसमें इसको हेतु स्कंद के अंतर्गत रखा गया है। एक एक करके हम वेगों के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी लेंगे। अधोवात के बारे में, अधोवातस्य रोधेन गुल्मोदावृत रुक्रमा वातमूत शकृत संग दृष्ट अग्निवद हृदगदाः। देखिए जो गैस या फ्लैटस जो है, इट एंटर्स इन अवर जीआई ट्रैक्ट थ्रू थ्री मेन वेज। वन इज सॉलिड एयर्स, जो भी हम swallow करते हैं। द सेकेंड इज गैसेस फॉर्म्ड इन द गट एज ए रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल एक्शन। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जो भी हम आहार वगैरह ग्रहण करते हैं तो उन सब का बहुत सारे बैक्टीरियल प्रोसेस होते हैं, और उस प्रोसेस से जनित जो गैस है वो। एंड द थर्ड इज गैसेस दैट डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड इनटू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ब्लड सर्कुलेशन होता है, और जो हमारे गट में ब्लड सर्कुलेशन है तो वहाँ पर जो है माइन्यूट वेजल्स हैं, वहाँ से गैस जो है वो हमारे जीआई ट्रैक्ट में एंटर करती है। तो ये तीन मेन वेज हैं थ्रू विच द गैसेस कलेक्ट इन आवर जीआई ट्रैक्ट। व्हाट हैपन इज these gases are not desirable for our body. The body wants to get rid of it. और जब हम फोर्सफुल इसको सप्रेस करते हैं तो यही सब समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो यहाँ पर बताया गया है कि अधोवात रोदेन गुल्म उदावृत रुक्लम वातमोत सक्रिय संग दृष्टि अग्निवत गदाह, इस तरह के समस्याएं जो है ये उत्पन्न होती हैं। इसके आगे देखिए जो शकृत है, शकृत में पिंडिको द्वेष्ट प्रतिश्याय शिरोरुज ऊर्ध्वायु परिकर्तो हृदय से उपरोधन मुखेन विट प्रवृत्तिश्च पूर्वोक्ताश्च आमयाः स्मृताः। देखिए एक स्टडी हुई है जिसमें ये बताया गया कि वॉलेंटरी सप्रेशन ऑफ डिफिकेशन डिलेज गैस्ट्रिक एम्पटाइक इन नॉर्मल सब्जेक्ट। जब हम बलपूर्वक पुरुष वेग के अवरोध का धारण करते हैं, पुरुष के वेग का धारण करते हैं, तो जो चीज शरीर के बाहर निष्कासित हो जानी चाहिए उसे हम निष्कासित नहीं होने देते हैं। दैट इज डिलेइंग द एम्पटाइंग ऑफ आवर गैस्ट्रिक कंटेंट। तो इससे क्या होता है, द पैथोजेनेसिस ऑफ एब्डोमिनल सिम्टम्स इन कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट। तो इससे जो है जो कोलोगैस्ट्रिक ब्रेक होता है और इसके कारण
जो बहुत सारा जो अनवांटेड जो फीकल मैटर जो वहाँ पर ज़्यादा समय तक रह जाता है, दैट इज़ ऑल बिकमिंग पॉजिटिव फैक्टर फॉर क्रिएटिंग सो मेनी डिसीजेस रिलेटेड विथ अवर अपर एब्डोमेन। मूत्र वेगावरोध, अंगभंग अश्मरी बस्ती मेड वंक्षण वेदना, मूत्र सिरोधात पूर्वे च प्रायो रोगा। प्रायो रोगा मतलब जो पहले बताया गया अधोवात और पुरुष वेगावरोध, तो वो सब व्याधियां भी इससे होती हैं, क्योंकि ये सभी अपान वात से संबंधित हैं। तो जो पहले व्याधियां व्यक्त की गई हैं उन सब का वो सब भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। ये BHU में एक स्टडी हुआ था जहाँ पर स्टूडेंट्स जो वॉलेंटरली इस स्टडी के लिए एग्री थे, उनको वॉलेंटरली जो मूत्र वेग है उसको धारण करने के लिए कहा गया, फोर्सफुल सप्रेशन ऑफ अर्ज ऑफ मिक्चुरेशन। तो इस स्टडी में पाया गया कि रिटेंशन ऑफ अर्ज ऑफ मिक्चुरेशन कॉजेज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, प्लाज्मा कैटेकोलामाइन, यूरिनरी कैटेकोलामाइन एंड 5-hydroxyindolactic एसिड इन हेल्दी वॉलेंटियर्स। यानी कि जो हेल्दी वॉलेंटियर्स थे जिनको इस स्टडी के लिए लिया गया और जब उन्हें कहा गया कि जब मूत्र का वेग आए उसे फोर्सफुली सप्रेस करना है और फिर उनके पैरामीटर्स लिए गए, तो ये पाया गया कि उनका ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट और प्लाज्मा कैटेकोलाइन, यूरिन कैटेकोलामाइन लेवल, ये सभी जो है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा पाए गए। और ये स्टडी में कंक्लूड किया गया है कि रिटेंशन ऑफ नेचुरल अर्जेस ऑफ मिक्चुरेशन इज क्वाइट हार्मफुल। तो यह जो है अत्यंत शरीर के लिए हानिकारक है, ऐसा इस अध्ययन में पाया गया। इनकी औषध के बारे में जो कहा गया है कि तद औषधम भर्ती अभ्यंग अवगाहश्च स्वेदनम बस्ती कर्म च, और अन्नपान के लिए कहते हैं कि अन्नपानम च विड़भेदी विड़रोध थेषु यक्ष्मसु, और मूत्र वेग के धारण के लिए मूत्र जेषु तु पाने च प्राग भक्तम शश्यते घृतम चीर्णांतिकम च उत्तमया मात्रया योजनात् औपीडिकम एतच्च संगीतम। औपीडक स्नेह के बारे में कहा गया है। मूत्र वेग अवधारण के लिए एक विशिष्ट चिकित्सा है और इसमें भोजन प्राक भक्तम शश्यते, भोजन के पूर्व और भोजन के पश्चात, जीर्णांतिकम च उत्तमया मात्रा, भोजन के जीर्ण होने पर और भोजन के पूर्व, ऐसे 2 कालों में जो है स्नेह का सेवन के लिए कहा गया। और वहां पर भी कहा गया है कि उत्तमया मात्रा, और उत्तम मात्रा स्नेह की वह है जो 8 प्रहर लेती है, यानी कि पूरा 24 घंटे जो लेती है पाचन के लिए, वह स्नेह की उत्तम मात्रा है। तो उस मात्रा का सेवन करने के लिए यहाँ कहा गया है। और भोजन के पूर्व भी कहा गया है यहाँ पर। तो अगर आप औसत सेवन काल में जाएंगे तो वहाँ पर ये आता है कि अन्नादो विगुणे अपाने, अपान वात में जो है अन्न के आदि में आपको जो है सेवन करना है। तो इस तरह से यहाँ पर घृत के प्रयोग के लिए कहा गया है। यहाँ पर भी टीकाकार कुछ विशेष बातों को कहते हैं कि तेल जो है, तेल वातहर में श्रेष्ठ माना गया है। शमन औषधि के लिए हम तेल को श्रेष्ठ कहते हैं। शरीरजानाम और शरीरजानाम रोगाणाम क्रमेण परम औषधम बस्तिर्विरेको वमनम तथा तेल घृतम मधु। तो तेल को श्रेष्ठ कहा गया, तो आप यहाँ पर घृत का क्यों वर्णन कर रहे हैं? यहाँ पर तो तेल को कहना चाहिए था। तो तेल में, तेल का सामान्य अर्थ हम जो है तिल तेल से लेते हैं। तो तेल में अगर आप जाएंगे तेल के गुण में, तो वहां पर ये कहा गया है कि ये तेल का सेवन जो है ये विट और मूत्र का अवरोध उत्पन्न करता है। तो इसलिए यहाँ पर घृत का सेवन जो है मुख्य रूप से बताया गया है, और वह भी यहाँ पर उत्तम मात्रा में स्नेह का सेवन करने के लिए कहते हैं। और ये एक विशेष तरह का स्नेह सेवन का प्रक्रिया है, औपीडक स्नेह, और बहुत कम स्थानों पे इस तरह का प्रयोग बताया है। राजयक्ष्मा में भी औपीडक स्नेह के सेवन के लिए बताया गया है, और इसका नाम संभवतः इसलिए औपीडक कहा गया है क्योंकि यहाँ पूर्व और पश्चात, यानी कि भोजन के पूर्व हम स्नेह का सेवन कर रहे हैं और जीर्णांति में फिर से स्नेह का सेवन कर रहे हैं और मध्य में हम भोजन ले रहे हैं। तो शायद इसलिए यहाँ औपीडक, औपीडक का सामान्य अर्थ हम इस तरह से लेते हैं जहाँ पर पीड़न किया जा रहा हो, तो शायद इसलिए इसका नाम औपीडक स्नेह ऐसा रखा गया है। उद्गार वेग अवरोध के बारे में, धारणात् पुनः उद्गार से रुचि कंपो विबंधो हृदय रसो आधमान काश हिदमाश्च हिदमावत्तत्र भेषजम। हिदमावत चिकित्सा
इसके लिए कही गई है। और बेल्चिंग इज द पैसेज और रिमूवल ऑफ गैस फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट थ्रू द माउथ। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो भी गैसियस कलेक्शन होता है उसको थ्रू द माउथ रिमूवल ऑफ दैट गैसेस, दैट इज कॉल्ड एज बेल्चिंग। द स्टमक प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ अगेंस्ट एक्सेसिव डिस्टेंशन बाय सॉलोड एयर थ्रू बेल्चिंग। तो जब एयर का कलेक्शन होता है तो वहाँ पर स्टमक का डिस्टेंशन ज़्यादा होता है। द स्टमक वांट टू गेट रीड ऑफ दिस डिस्टेंशन एंड बिकॉज ऑफ दिस द अर्ज ऑफ बेल्चिंग मैनिफेस्ट। और जब हम उसको बलपूर्वक रोकते हैं तो वी आर नॉट अलाउइंग आवर स्टमक टू कम इनटू द नॉर्मल सिचुएशन, and then we face so many problems which are enlisted here: Udgarasya, Ruchi, Kampa, Vibandha, all these. And there will be Hridaya also, Vibandho Hridaya also, some kind of discomfort in the functioning of our heart that also we feel when we forcefully suppress the urge of belching. क्षवथु वेगा अवरोध शिरोअर्तीन्द्रिय दौर्बल्य मन्नया स्तंभार्दितम क्षुतेः। तो क्षवथु जो स्नीज आती है ये एक बहुत फोर्सफुल प्रोसेस होता है। बहुत फोर्सफुली जो है वो एयर हमारे बिकॉज ऑफ द सडन स्पैस्म ऑफ और मसल, ये जो है एक अर्ज होता है डायफ्राम मसल के फोर्सफुल स्पैस्म के कंट्रक्शन से। और इसमें जो एयर बाहर निकल रही है स्नीज में, दैट हैज द वेलोसिटी ऑफ अप्रॉक्स 300 mph माइल पर आवर। 300 माइल पर आवर यानी ये अप्रॉक्स होता है 482 किलोमीटर पर आवर। तो आप समझ लीजिए कि लगभग 482 किलोमीटर यानी कि रफली अगर आप बोले तो 500 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से वायु बाहर निकलना चाहती है और हम उसको रोक रहे हैं। यानी कि जब ये इतने वेग से बाहर आ रही है तो उस वेग को रोकने के लिए हमको उससे ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से जब हम बहुत बलपूर्वक क्षवथु के वेग को रोकते हैं तो इसके लिए कई सारे रिसर्च स्टडीज हैं। और रिसर्च स्टडीज में ये पाया गया कि इनर ईयर डैमेज इवन फेशियल नर्व इंजरी टू कैन ऑकर ड्यू टू द सिग्निफिकेंट प्रेशर कॉज्ड बाय सप्रेशन ऑफ स्नीज। स्नीज का जब हम सप्रेशन करते हैं तो हमारा जो है इनर ईयर डैमेज और फेशियल नर्व इंजरी, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इंद्रिय दौर्बल्य भी हो सकता है। यानी कि हमारे श्रवण शक्ति ये सब कुछ हमारी नष्ट हो सकती है यदि हम बहुत फोर्सफुली स्नीज के वेग को रोकते हैं। क्षवथु वेग अवरोध के लिए ये सब चिकित्सा है। तीक्ष्ण धूम अंचन घ्राण नावन अर्क विलोकन है प्रवृत्ति क्षुतिम सप्ताम स्नेह स्वेदोच शीलेत, ये सब चिकित्सा बताई गई है। तृष्णा, तो तृष्णा वेग अवरोध ये हम सबके अनुभव में होता है कि जब हमें प्यास लगी हो, तृष्णा हो और पानी ना हो तो किस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। और यदि यह स्थिति लगातार ऐसी स्थिति बार बार उत्पन्न होती रहे तो किस तरह की व्याधियां उत्पन्न होगी। तो शोष अंग साध बाधिर सम्मोह ब्रह्महृत गदाह तृष्णायान ग्रह तत्र शीत सर्वो विधिरित। सामान्य रूप से एक आइडियल एटमॉस्फेयर में 2.8 to 3.5 लीटर जो है वाटर हमें चाहिए होता है हमारे सामान्य सभी प्रक्रियाओं के लिए। लेकिन थोड़ा इसमें वेरिएशन होंगे क्लाइमेटिक कंडीशन को लेके। जैसे यदि टेम्परेचर ज़्यादा है समर सीजन वी रिक्वायर मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर, इन कोल्ड सीजन विंटर सीजन वी रिक्वायर लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर, बट इन आइडियल सिचुएशन रफली वी रिक्वायर 2.8 to 3.5 विद इन दैट। और यदि हमारे पास जब प्यास लगे और पानी उपलब्ध ना हो तो उससे फिर इस तरह की सारी जो बाधाएं हैं अंग साध बाधिर सम्मोह ब्रह्महृत गदा ये सभी उत्पन्न होते हैं। दोनों ही ओवर हाइड्रेशन एंड अंडर हाइड्रेशन बोथ आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। क्षुधा वेग अवरोध,
तो यह भी हमारे सबके अनुभव में होता है कि यदि हमें भोजन ना मिले या जब क्षुधा हो और भोजन हमें बहुत कम मात्रा में मिले या ना मिले और बार बार यदि यही सिचुएशन बनी रहती है तो किस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। तो अंग भंग अरुचि ग्लानि कार्यशूल भ्रमाक्षुदः तत्र योज्यम लघु स्निग्धम उष्णम अल्पम च भोजनम। तो यह भी हम सब जानते हैं कि अगर भोजन ना प्राप्त हो तो अरुचि ग्लानि कार्य ये सभी उत्पन्न होंगे। शूल तो यह भी उत्पन्न होता है, हंगर पेन ये सब भी आता है, और भ्रम ये सब भी गडीनेस ये सब भी उत्पन्न होंगे। द वर्ड हंगर डिफाइंड एज ए सेंसेशन ऑफ नीडिंग फूड। द इंट्रिंसिक डिजायर फॉर फूड इज कॉल्ड एज हंगर। इंट्रिंसिक डिजायर मतलब हमारी जो आंतरिक इच्छा होती है, इच्छा होती है भोजन प्राप्त करने की, उसको हम कहते हैं हंगर। एंड सेवरल न्यूरोनल सेंटर्स ऑफ द हाइपोथैलेमस पार्टिसिपेट इन द कंट्रोल ऑफ फूड इनटेक। तो ये जो हंगर का रेगुलेशन है, इसके लिए बहुत सारा जो हमारा नर्वस सिस्टम है दैट इन्वॉल्व्स इन दैट। We get energy from the food, and disturbance in the energy homeostasis have been linked to pathology of several mental and physical diseases। तो केवल शारीरिक नहीं, वर्तमान में हम पाते हैं कि सही प्रकार से आहार का ग्रहण करना, टाइमली फूड इनटेक और क्षुधा वेग को बलपूर्वक धारण न करना, यह सब केवल शारीरिक नहीं, मानसिक जो व्याधियां हैं, विकार हैं, इसके लिए भी यह एक कारक है। तो इन दोनों के लिए, इवन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, फूड इज गिवन a lot of importance. That becomes one of the very crucial part of the management। तो क्षुधा वेग का धारण करना यह हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियों के लिए अत्यंत हानिकारक है। निद्रा के बारे में भी हम सबका अनुभव होता है कि जब भी एग्जामिनेशन वगैरह होता है और हम निद्रा वेग का बलपूर्वक धारण करते हैं तो किस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। सभी के अनुभव में ये विषय आता है, या कि आप ट्रेवल करते होते हैं और निद्रा वेग का धारण करते हैं, या कि परिस्थिति ऐसी होती है कि आप ठीक तरह से नींद ना ले पाए, तो वहां पर ये सभी स्थितियां होती हैं। निद्राया मोह मूर्धा अक्षि गौरव आलस्य जब भी कहा अंग मर्दश्च तृष्ट स्वप्न संवाहनानि च। Lack of adequate sleep can affect judgment, mood, and ability to learn and retain information, and may increase the risk of serious accident and injury। एक्सीडेंट्स वगैरह हम कई बार सुनते हैं कि कई बार तो व्हीकल वगैरह के एक्सीडेंट होते हैं, और कई बार अगर निद्रा का वेग हो तो सीढ़ियाँ उतरते वक्त या इस तरह के किसी भी तरह की एक्सीडेंट्स जो है व्यक्ति को हो सकते हैं। द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज जजमेंट, मूड और एबिलिटी टू लर्न। यदि आपको 2 दिन सोने ना दिया जाए और तीसरे दिन आपको कुछ बताया जाए, कुछ पढ़ाया जाए, तो आप उसको लर्न नहीं कर पाते हैं। तो लर्निंग कैपेसिटी, जजमेंट, आप किसी चीज का निर्णय लेना, ये सब क्षमताएं जो है निद्रा वेग का धारण करने से उत्पन्न होती हैं, और अगर ये लगातार बनी रहे दैट विल बिकम ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम। इन द लॉन्ग टर्म क्रॉनिक स्लीप डिप्राइवेशन में लीड टू a host of health problems including obesity, diabetes, cardiovascular disease and even early mortality। तो निद्रा जो है ये अर्ली मॉर्टेलिटी, शायद इसीलिए इसको 3 उपस्तंभ जो कहे गए हैं उसके अंतर्गत भी इसको रखा गया है, और ओबेसिटी के लिए भी है। तो ये भी आप जानते हैं कि देह वृद्धि यथा आहार से तथा स्वप्न सुखो मता स्वप्न आहार समुत्तेज स्थौल्य कार्य विशेष। स्थौल्य कार्य की स्थिति में मुख्य रूप से निद्रा जो है वह महत्वपूर्ण बताई गई है। आगे देखिए, कासस्य रोधातु वृद्धि श्वास रुचि हृदय शोषे हिदमा चकार्योत्र कासा सूत्रांग विधि। तो कास का वेग मेनली समथिंग इज ऑब्स्ट्रक्टिंग आवर एयर पैसेज, मे बी इट इज सिक्रेशन और मे बी सम फॉरेन बॉडी। कभी कभी हम भोजन ग्रहण करते हैं और कुछ फूड पार्टिकल्स जो है हमारे एयर पैसेज में एंट्री कर जाते हैं, तो वहां पर कास उत्पन्न होती है। तो ये उत्पन्न होती है कि हम उस एयर पैसेज को उसको क्लियर कर दे। तो
जब कास उत्पन्न होगा तो जो भी सिक्रीशन है या जो भी फॉरेन बॉडी एंट्री की गई है या फिर जो भी बैक्टीरियल सिक्रीशंस वगैरह हो सकते हैं या कोई फूड पार्टिकल्स, पैथोजेंस, कुछ भी है, तो ये शरीर का एक अपना प्रवृत्ति है कि वह उसे कास के वेग के द्वारा उसको बाहर कर देता है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि हम ये बलपूर्वक रोक रहे हैं तो इसका परिणाम भी ऐसा ही हमारे लिए दुष्प्रभावी होगा। So under normal conditions, cough serves as an important protective role in the airways and lungs. So एक प्रोटेक्टिव हमारा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा शरीर जो है हमारे एयरवेज, लंग्स, इन सबको प्रोटेक्ट करता है। और जब आप इसको बलपूर्वक रोकते हैं, यहाँ पर कास जो है सामान्य कास की बात हो रही है, वो कास व्याधि की बात नहीं हो रही है। कास व्याधि जो है उसकी चिकित्सा तो वहाँ पर आगे चिकित्सा स्थान में वहाँ पर आएगा, पर ये कास जो सामान्य रूप से किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण उत्पन्न होता है, उस कास के लिए कह रहे हैं कि जब आप इसको रोकते हैं तो ये जो है आपके एयर पैसेज और इन सबको क्लियर नहीं होने देता और इसके कारण हमें बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। श्रम श्वास कुल्म हृद्रोग सम्मोह श्रम श्वास विधारितात् हितम विश्रमणम तत्र वातग्नश्च क्रियाक्रमः। तो श्रम श्वास, जब भी फिजिकल एक्सर्जन होता है तो या कि हम किसी प्रकार का शारीरिक श्रम करते हैं तो जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन होता है वो यूटिलाइज हो जाता है एंड द बॉडी रिक्वायर्स मोर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो उस ऑक्सीजन को की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारे जो श्वास की गति है वह बढ़ जाती है। लेकिन कई बार हम ऐसा करते हैं कि या कि हम कुछ सोशल ग्रुप के कारण या हम दूसरों को बताना नहीं चाहते हैं कि हम थके हुए हैं, तो हम अपने श्वास के वेग को बलपूर्वक रोकते हैं। और या कि जैसे स्विमर्स हैं या जो रनिंग वगैरह करते हैं, कई बार वो भी स्विमर्स वो पानी के अंदर देर तक अपने श्वास के वेग को रोक कर रखते हैं। तो ये सब जो है ये हमारे शरीर में जो मसल्स को जो ऑक्सीजन चाहिए उसकी डिमांड को फुलफिल नहीं होने देता है और दैट विल लीड टू मेनी डिलीटोरियस इफेक्ट on our health. So in general 50 seconds up to 50 seconds we can withhold our breath. लेकिन जो स्विमर्स वगैरह हैं या जो रनिंग वगैरह करते हैं, दे practice it to withhold for very long time. After 50 seconds the subjects feel distressed and develop a strong desire to breathe. At this breaking point he is forced to breathe again. तो सामान्य रूप से हमको 50 सेकंड्स के बाद में हमारा फोर्सफुल अर्ज होता है कि हम फिर से श्वास ग्रहण करें। लेकिन अगर हम ये नहीं करते हैं तो इन हैवी एक्सरसाइज और फिजिकल वर्क ऑल स्टोर्ड ऑक्सीजन इज यूज्ड विद इन ए मिनट और सो फॉर एरोबिक मेटाबॉलिज्म। देन आफ्टर द एक्सरसाइज इज ओवर दिस स्टोर्ड ऑक्सीजन मस्ट बी रिप्लेनिश्ड विथ ब्रीथिंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ओवर एंड अबव द नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स। तो जब भी एक्सरसाइज करते हैं, दिस इज द नेचुरल प्रोसेस that we require more quantity of oxygen and that quantity will be fulfilled by the increased respiratory rate or breathing extra amount of oxygen. जृंभाया क्षवत रोगा सर्वश्च निलजित विधि। तो जृंभा के बारे में हाइपोथेसिस है कि जृंभा इट इज ए ब्रेन कूलिंग मैकेनिज्म. So the brain cooling hypothesis stipulates that yawning is triggered by an increase in brain temperature and that the physiological reactions following a yawn promote a return to brain thermal homeostasis. तो जो ब्रेन थर्मल होम्योस्टेसिस यानी कि ऐसा एक हाइपोथेसिस है कि हमारे ब्रेन का जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसको कूल डाउन करने के लिए यॉनिंग होती है. एंड यॉनिंग कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोसेस. एक तो है ओपनिंग ऑफ द माउथ, डीप इंस्पिरेशन, शॉर्ट एपनिया एंड फॉलोड बाय एक्सपिरेशन. तो ये इसका पूरा का पूरा एक यॉनिंग का प्रोसेस होता है और इससे जो है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर हम लेते हैं और उससे ब्रेन कूल डाउन होता है, ऐसा एक हाइपोथेसिस है. तो इसलिए जृंभा यह भी एक वेग है, इम्पोर्टेंट वेग है. और जब हम उसको बलपूर्वक रोकते हैं
तो हम ये सारा का सारा प्रोसेस जो है इसको सप्रेस कर दें, ये सारा सारा प्रोसेस जो है इसको हम होने नहीं देते हैं, और जिसका बहुत सारा दुष्परिणाम फिर हमें देखने को मिलता है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि जिह्वाया क्षौवत रोग, क्षौतु से जो होता है इंद्रिय दुर्बल इत्यादि, वही सब परेशानियां जिह्वा के वेग के रोकने से भी होते हैं, और इसकी अनिलजित विधि जो वात चित्त चिकित्सा है वह करनी चाहिए। अश्रु वेगावरोध, तो अश्रु की जब हम बात करते हैं तो देखिए अश्रु का मतलब होता है यहाँ पर इमोशनल टीयर्स, इमोशनल टीयर्स, और ये ह्यूमन का एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार का नेचर है। मानव का ये बहुत अलग सा स्वभाव है कि जब भी वो बहुत इमोशनल स्टेट में होता है और अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाता है, ये दोनों प्रकार के भाव हो सकते हैं, या कि बहुत खुशी हो और आप उसको व्यक्त करना चाहें, आपके पास कोई शब्द ना हो और आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, और या कि बहुत दुख की स्थिति हो, अब कितना दुख है यह बताने के लिए शब्द नहीं होते, तो बहुत बार वो अश्रु के द्वारा वो प्रकट हो जाते हैं, और इसको समझते भी हैं, व्यक्ति आपस में समझते हैं। लेकिन एक तरह का ये होता है कि नहीं, रोना नहीं है, आंसू नहीं बहाना है, चाहे जो दुख हो, चाहे जो परेशानी हो, रोना बिल्कुल नहीं है। जो इस तरह का एक कहना चाहिए कि गलत तरह की जानकारी जो की जाती है, तो व्यक्ति जो है अपने इमोशंस को फोर्सफुली सप्रेस करता है, या कि वह आंसू दूसरों के सामने बहाए, ऐसा करना उसको बहुत कमजोर साबित कर देता है, या उसको ऐसा माना जाता है कि यह बहुत सहनशील व्यक्ति नहीं है, या ये बहुत कमजोर व्यक्ति है। तो इस तरह का जो एक नैरेटिव है ये बहुत अच्छा नहीं है। अगर हमारा परिवेश ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये मानव का स्वभाव है कि अगर आपको अश्रु आंसू आ रहे हो तो आप उसको व्यक्त कर सकें, ऐसा एक परिवेश होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर ब्रिटिश साइकेट्रिस्ट सर हेनरी, इन्होंने बताया है कि सॉरो विच फाइंड नो वेंट इन टीयर्स मे सोन मेक अदर ऑर्गन्स वीप। तो जो अश्रु आंखों से बाहर नहीं आ पाते हैं वो हमारे शरीर के सभी जो अंग है उनको रुलाते हैं, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। इमोशनल टीयर्स आर टिपिकली एंड यूनिक फॉर ह्यूमंस, ओनली ह्यूमंस शेड टीयर्स व्हेन दे आर सैड, हैप्पी और अदरवाइज इमोशनली मूव्ड। जब आप बहुत इमोशनली मूड होते हैं तभी अश्रु आते हैं। और सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए कि हम समझ सकें या हम सामने वाले को सपोर्ट कर सकें, पर कई बार ये नहीं होता, और हमको एक तरह की लर्निंग दी जाती है कि रोना नहीं है चाहे जो हो जाए जीवन में। तो ये कई बार जो है बहुत घातक सिद्ध होता है। और देखिए अभी एक बहुत अच्छा रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन में। तो दिस स्टडी वाज डन एंड it was association study, not the causation study, but it is association study. तो इस स्टडी में पाया गया कि those having tear suppression are at greater risk of getting steady cardiovascular coronary artery disease, and this association was found statistically significant. यानी कि पाया गया कि जो अश्रु वेग का धारण करते हैं उनको जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज है वह अधिक होती है, ऐसा एसोसिएशन जो है ये पाया गया है। और अश्रु वेगावरोध में भी ये कहा गया है कि हृदरुक, पीनस अक्षशिरो हृदरुक, मन्नस्तंभ रुचिभ्रमः सकुल्मा वाष्पतस्तत्र स्वप्नो मध्यम प्रियांकता। जो हृदरुक यह शास्त्र में बताया गया, और ऐसा जो है इस रिसर्च वर्क में भी पाया गया कि दे आर statistically significant. Suppression of urge of tears and association with coronary artery disease was found statistically significant. तो वमी वेगा अवरोध, तो वोमिटिंग भी है। देखिए हम कुछ ऐसा वस्तु, ऐसा कुछ आहार द्रव्य जो हमारे शरीर से बाहर निकलना है, आमाशय में है और शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, body wants to get rid of this whatever there is collected in our stomach. तो जब हम इसको करते हैं, इसको बलपूर्वक रोकते हैं,
तो जो भी अनडिजायरेबल या जो भी ऐसा आहार इत्यादि, आहार पान इत्यादि जो स्टमक में है, उसको हम बाहर नहीं निकलने देते, एंड देन दैट विल लीड टू सो मेनी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। और इसलिए देखिए यहाँ पर जो है वमी अवरोध से विसर्प कोट कुष्ठ अक्षी, और ये कुष्ठ को कहा गया है दीर्घ रोगाणाम। तो यदि हम ऐसे जो आहार द्रव्य हैं जो बाहर निकलना चाहते हैं और हम उसको फोर्सफुली रोकते हैं और उसको बाहर नहीं निकालते हैं, तो ये इस तरह के व्याधियों को उत्पन्न करेगा जो बहुत लंबे समय तक शरीर को प्रभावित करते हैं। विसर्प कोट कुष्ठ अक्षी कंडु पांडु आमय ज्वरा सकाश श्वास हरल्लास सव्यंग श्वेतयो में। तो इस सब तरह की सब व्याधियां जो है ये उत्पन्न होती है। शुक्र वेगावरोध, तो ejaculation constitutes a fundamental process in the male reproductive system, and it is defined as the expulsion of seminal fluid from the urethral meatus। तो जो सेमिनल फ्लूइड है वो यूरेथ्रल मेटस से बाहर निकलना, ये शुक्र वेग है। और इसमें मेनली ejaculation consists of two phases: emission, deposition of seminal fluid and sperm in the posterior urethra, and ejaculation। ये दो प्रोसेस यहाँ पर होते हैं। एंड एक्चुअली फिजियोलॉजिकली इट इज स्टिल नॉट वेरी क्लियर, सो लिटिल इज स्टिल नोन रिगार्डिंग द फिजियोलॉजी ऑफ ejaculation। तो अभी इसके बारे में संपूर्णता से ज्ञान नहीं हुआ है, और इसको सप्रेस करने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसका वर्णन यहाँ पर आया है। शुक्रात श्रवणम गुह्य वेदना श्वेतुज्वरा हृदयथा मूत्र संग अंग भंग वृद्ध श्मशंडता। ये सारे परेशानियां जो हैं यदि शुक्र वेग का अवरोध किया जाए तो उत्पन्न होते हैं। तो ये देखिए शास्त्र में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आता है, रोगा सर्वे अपि जायन्ते वेग उदीर्ण धारणे है। इतना जो इसको कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा सिद्धांत जो यहाँ पर बताया गया है उसमें यह है, ऐसा एक वाक्य आपको मिलेगा कि रोगा सर्वेपि मंदा अग्नौ। तो मंदा अग्नि ये सब व्याधियों की उत्पत्ति का कारण है, और उसी तरह का एक बहुत बड़ा सिद्धांत इस अध्याय में दिया जाता है कि रोगा सर्वेपि जायन्ते वेग उदीर्ण धारणे। सभी प्रकार की व्याधियों की उत्पत्ति, उसके पीछे वेग का उदीर्ण यानी कि बलपूर्वक निष्कासन करना या उसको बलपूर्वक रोकना, यह दो ही हैं। तो अंत में कि फिजियोलॉजी ऑफ नेचुरल अर्जेस और रिफ्लेक्सेस which are described in Ayurvedic classics are very complex phenomena and many of them are still not well known। जैसे मैंने बताया अश्रु वेग अवरोध, शुक्र वेग अवरोध, ये हम करते हैं, और ये इतने कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है कि आंखों से इतना पानी कैसे यहाँ पर निर्मित होता है और कैसे इतना पानी बहता है, या ये कैसे इजैकुलेशन का होल प्रोसेस होता है, कैसे बॉडी ये फ्लूइड को क्रिएट करती है और ये फिर निष्कासित होता है। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना and many of these phenomena are not properly known, and people often ignore or suppress this important part of their routine, citing lack of time, not realizing how it will affect their overall health। कई बार हमको लगता है कि प्यास का और मूत्र का, पुरीश का, इस तरह का रोकने से क्या मुश्किल है। कई बार मुझे ऐसे लोग मिलते हैं कि रोज रोज क्यों टॉयलेट जाना है, क्या करना है, हम इसे रोक लेते हैं, तो रोक सकते हैं, तो उसके लिए हमको क्यों परेशान होना है। बट दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ इट विल अफेक्ट आवर हेल्थ। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शायद मैंने ज़्यादा टाइम आपका नहीं लिया होगा। डॉक्टर साहब धन्यवाद बहुत बहुत। और मेरे पास अभी शायद बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं, साथ में डॉक्टर्स भी हैं और नॉन मेडिकल्स भी हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, और मुझे लगता है कि उनको ये बहुत ही देखने के लिए तो टॉपिक बहुत सिंपल सा लगता है, आधारणीय वेग,
लेकिन इसका इम्प्लीकेशन जो बॉडी में है वो आपने बहुत ही सरल भाषा में और जो भी हम लोग अभी पढ़ते हैं क्लास में सिर्फ बीमारी का नाम पढ़ लिया, उसका इम्पैक्ट पढ़ लिया, लेकिन उसका इम्प्लीकेशन कैसे होता है बॉडी के ऊपर और क्या क्या इम्पैक्ट रहता है वो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को उसके बारे में जानकारी दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने बिजी शेड्यूल से और शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ जुड़कर और हम सबको ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जानकारी दी। धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश जी। जी, और मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है सर।